ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे हमने काफी कहानी देख लिया। अब आते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड या फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। अब देखो, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड या फील्ड स्ट्रेंथ क्या है समझते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये लेक्चर क्या होगा कि आज थोड़ा देर ही करके फिर सरस्वती पूजा का तुम लोग करना, फिर इधर उधर जाना है जो, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अगला जो लेक्चर अगले दिन होगा उसको इसके साथ क्लब करके एक साथ डाल देंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, क्योंकि ये थोड़ी देर का बनेगा, उसके बाद फिर हम आगे क्लब कर लेंगे, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड या फील्ड स्ट्रेंथ सिंपल सा क्या चीज है, देखो फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, फील्ड का मतलब बताया था। फील्ड का मतलब क्या है, मैदान, खाली जगह। फील्ड का मतलब होता है वो रेंज, उतनी दूरी जहां तक वो फलाना जो बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशन बात कर रहे हैं, तो ग्रेविटेशन का असर फील हो रहा है, उसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। जैसे कि आप सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड सुने होंगे, या सिंपल बोले तो समझो कि आग जलाए हैं, कहीं पे आग जलाए हैं तो गर्मी कुछ दूर तक ही फील होगा ना। मान लो बीच में आग जलाए हैं, पास में रहोगे ज्यादा गर्मी फील होगा, थोड़ा दूर गए थोड़ा कम होगा, और दूर जाओगे और कम होगा, पर एक रेंज तक ही क्या होगा, गर्मी फील होगा। एक रेंज से बाहर जाओगे तो उस पर्टिकुलर आग के कारण गर्मी फील नहीं होगा। तो जिस रेंज तक उस आग के कारण चारों तरफ गर्मी फील होगा उसको उसका बोलेंगे टेम्परेचर फील्ड, जहां तक उसके टेम्परेचर का असर दिख रहा है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं कि कहां, जहां तक एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है, 12th में बात करेंगे। उसी तरह से कोई ऑब्जेक्ट को जब ड्रॉप किए, मान लो ड्रॉप किए नीचे आ गया, कुछ और हाइट पे लेगा, ड्रॉप किए नीचे आया, और हाइट पे लेगा, ड्रॉप किए नीचे आ गया। एक रेंज होगा जहां से ड्रॉप करेंगे तो नीचे नहीं आएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स का असर ऊपर जाते जाते घटता जाता है। F इक्वल टू क्या बोलते हैं, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो R बढ़ाते चलोगे F क्या होगा, कम होता जाएगा। एक रेंज ऐसा आएगा कि R बहुत ज्यादा हो जाए, मतलब टेंस टू इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब क्या, बहुत दूर, बियॉन्ड प्रेडिक्शन, तब F क्या हो जाएगा, 0, यानी उस जगह पे इसका ग्रेविटी फिर नहीं असर करेगा उसके बाद। तो जिस रेंज तक अर्थ के लिए बात करें तो अर्थ, या कोई और प्लैनेट है तो वो प्लैनेट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करके ला पाएगा, उसको बोलेंगे उसका क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड। जिस रेंज के बाहर उसका ग्रेविटी का असर नहीं दिखेगा, उसके बाहर वहां तक क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म हो गया। ग्रेविटेशनल फील्ड यानी वो रेंज जहां तक क्या होगा, ग्रेविटी का असर दिखेगा। सिंपल बात। हम यहां बात कर रहे हैं इंटेंसिटी इसकी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, मजबूती, कितना इंटेंस है, कितना ज्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर पा रहा है। किसी की इंटेंसिटी, एक चुंबक की इंटेंसिटी क्या बोलेंगे, चुंबक कितना ज्यादा जोर से या कितना ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर पा रहा है। एक चार्ज की इंटेंसिटी, चार्ज कितना ज्यादा अट्रैक्ट कर पा रहा है या रिपेल कर पा रहा है, जो उसकी प्रॉपर्टी है वो कितना ज्यादा कर पा रहा है, ठीक है। उसी तरह से यहां बोलेंगे इंटेंसिटी ग्रेविटेशनल फील्ड का, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड कितना मजबूत है, कितना ज्यादा है। ऑब्वियस है, पोल के पास ज्यादा है, ज्यादा मजबूत है, इक्वेटर के पास थोड़ा कम है। इसी तरह से अलग अलग हाइट पर जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड घटता जाएगा। तो कितना मजबूत है ग्रेविटेशनल फील्ड, वो उसकी क्या है, इंटेंसिटी। किसके कारण होगा ये, उसके प्रॉपर्टी के कारण। ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, ग्रेविटी है, किसके कारण है, मास के कारण है। तो हम क्या बोलेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसको कई से लिखते हैं, आई से भी लिख सकते हैं, तो हम आई से लिख रहे हैं, इक्वल टू क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स किसके कारण है, मास के कारण। बेसिक प्रॉपर्टी मास है, तो क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। दिए हुए मास के कारण कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, या इसलिए नाम फील्ड स्ट्रेंथ भी है, फील्ड का स्ट्रेंथ। इसको किससे लिखा, आई से लिखा। इसी तरह से पढ़े होगे, आप पढ़ोगे 12th में भी, या पहले पढ़े होगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब कितना ज्यादा रिपेल या अट्रैक्ट कर रहा है, किसको, वो प्रॉपर्टी किसके कारण, चार्ज के कारण। तो वहां बोलते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज। ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टी किसके कारण है, मास के कारण। तो यहां बोलते हैं चार्ज की जगह क्या आ जाएगा, मास। फोर्स वहां इलेक्ट्रिक फोर्स है, यहां कौन सा फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। बात समझ में आ रहा है।
तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी सिंपल ये है। इसका डेफिनेशन लिख लो फिर बात करते हैं। लिख लो, लिखना सिंपल सा बात, या लिख लो, इट इज द मेजर ऑफ, इट इज द मेजर ऑफ, इट इज द मेजर ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज द मेजर ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स experienced by, gravitational force experienced by a unit mass, by a unit mass, by a unit mass। दो किसी को डिफाइन करने का ये तरीका पता नहीं, सिंपल बाय यूनिट मास। मान लो कोई रिलेशन है से z इक्वल टू एक्स बाई वाई, z इक्वल टू एक्स बाई वाई, इसको हमको डिफाइन करना है। क्या तरीका हो सकता है पता है? y को 1 कर दो, y को 1 कर दोगे तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा? x। हम बोल सकते हैं सिंपल z में बी डिफाइंड एज इक्वल टू x व्हेन y इक्वल टू क्या है? 1। वही तरीका होता है डिफाइन करने का कि इंटेंसिटी को बोल सकते हैं मे बी इक्वल टू फोर्स, कब? जब मास क्या हो? 1 हो, यूनिट हो। वही चीज यूज किया है। तो क्या लिखा है? इट इज द मेजर ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट मास एट a specific point, at a specific point in space, at a specific point in space, specific point in space। अब इसके लिए अलग अलग सिंबल भी यूज हो जाता है, तो हमको कोई नहीं, ई से भी यूज करते हैं, आई से भी करते हैं, तो हमने इंटेंसिटी है तो सीधा आई यूज कर लिया। अब इसके लिए वैल्यू देखोगे अगर, तो F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? अगर ग्रेविटेशनल फोर्स किस ऑब्जेक्ट को है, अगर मैं अर्थ के कारण बात करूं तो अर्थ के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगा? किसी ऑब्जेक्ट को वेट खींचेगा mg, तो F इक्वल टू mg लगेगा। यानी कि अगर मैं लिखता हूं m इंटू जी, जी क्या है? वेक्टर है, डायरेक्शन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, m से m का I इक्वल टू क्या आ जाएगा? g आ जाएगा। ठीक है ना? तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ये बोल सकते हैं। अच्छा, इसकी ऐसा यूनिट बोला जाए तो फोर्स का न्यूटन, और इसका केजी, न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर केजी। और यूनिट यहां से भी डिफाइन कर सकते हैं क्या? एक्सेलरेशन है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुम यहां से भी देखोगे वही आएगा। फोर्स के लिए क्या लिखते हैं? mlt-2। और मास के लिए क्या लिखते हैं? m से m गया, l क्या आ गया? मीटर। और ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसे ज्यादा न्यूटन पर केजी ही यूज होता है, लेकिन ठीक ठीक। अच्छा, इसका डायमेंशन क्या बोलेंगे? डायमेंशन अभी देखा, ये LT-2। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर की वेक्टर, तो लिखना बाद में इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इतनी कहानी क्लियर है? तो इसको नोट डाउन करो, फिर देखते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? रेस्ट की एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसकी जो एनर्जी है दैट इज, अगर उसके पास एनर्जी है तो, डिटेल हम वर्क पर एनर्जी खूब बात कर चुके हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को कहीं से कहीं ले जाने के लिए अगर वर्क करते हैं और वो रेस्ट में, तो वर्क स्टोर है किस फॉर्म में? एनर्जी के फॉर्म में। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसको यहां से यहां ले गए तो खुद तो नहीं गया, हमको वर्क करना पड़ा, तो वर्क किए यहां से यहां, यहां पे कुछ एनर्जी थी और यहां ले गए, यहां कुछ एनर्जी आई, यहां पे जितनी एनर्जी थी और यहां जितना एनर्जी हुआ का डिफरेंस, यही क्या होगा? इतना वर्क करना पड़ा, और यही वर्क इसमें किसमें स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। मान लो यहां पे 20 जूल एनर्जी थी, यहां 20 थी, यहां तक ले जाने के लिए हमको 10 जूल का वर्क करना पड़ा। मान लो यहां 20 थी, यहां एनर्जी हो गई 30 जूल, तो कितना हमको वर्क करना पड़ा? यहां 20 थी, यहां 30 जूल हो गई, 10 जूल का। तो 10 जूल वर्क क्या हुआ? ये 30 - 20 यही हुआ ना, और यही किसमें स्टोर हुआ? पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके पास एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई? 10 जूल। बात समझ में आ रहा है? तो हम बात करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो लिखो, देखते हैं, ठीक है ना, पता करते हैं। चलो,
ध्यान से समझना, वर्क डन इन, मैं किसी भी से किसी डिस्टेंस पे देखूंगा, इन लिफ्टिंग ए पार्टिकल, एक पार्टिकल को ले जाने के लिए, पार्टिकल ऑफ मास, और ऑब्वियस अब अर्थ के लिए बात करें तो अर्थ ही होगा, मास एम मास का पार्टिकल है, फ्रॉम R1। ध्यान रखो, आपसे मैं हमेशा वही लिखा करूंगा तो मैं बार बार मेंशन नहीं कर रहा हूं। R1 R2 जो भी स्मॉल में लिख रहे हैं वो हम अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस ले रहे हैं। यहां पे R2 ग्रेटर देन R1 है, मतलब हम नीचे से कुछ हाइट से ऊपर हाइट पे ले जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले नाउ फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन पता करते हैं। तो स्मॉल के लिए वर्क डन क्या होगा, फोर्स, और हमने देखो फोर्स इनटू क्या होगा, वर्क डन डिस्प्लेसमेंट। और अगर समझ लो कि अर्थ है, जरा देखना यहां पे एक बात, अर्थ का मास कहां मानोगे, सेंटर पे। तो अर्थ की सेंटर ये है, ठीक है। इससे कोई ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पे यहां पे है, से ये समझना कहीं पे है R1 पे, से उठा के ले गए कहीं यहां पे, ये हाइट मान लो R2 है, R1 से R2 तक, इसके लिए वर्क करना पड़ेगा, समझो। अब वर्क अगर ये R1 पे है तो फोर्स क्या लगेगा, G, इसका मास मान लो M मास है, तो G अब यहां आ गया, G M1 M2 अपॉन R², ये लगेगा। तो G MM बाय R², यही होता है। और R वेरी करेगा तो F वेरी करेगा, R वेरी करेगा तो F वेरी करेगा, यानी ये फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो यूज कर रहे हैं ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल, वेरिएबल है, क्योंकि चेंज कर रहा है ना, R को चेंज कर रहे हैं तो F चेंज कर रहा है, यानी फोर्स वेरिएबल है। और वेरिएबल फोर्स के कारण वर्क डन बताया हुआ है वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में, FDS होता है, FDS। और कहीं से कहीं के लिए फिर क्या करते हैं, छोटे के लिए इतना, फिर पूरे के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेट। तो वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन हम देखें FDR या DS जो बोलो, तो वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन बोलते हैं FDR। कहां से कहां तक, R1 से ले जा रहे हैं R2 तक। पहले बोलो, इसमें कोई कष्ट, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में डिटेल किए हैं ये सब काम। तो अब देखो FDR, F को क्या लिखेंगे, G M1 M2 अपॉन R²। तो यहां लिख सकते हैं, समझो G M अर्थ का मास, ऑब्जेक्ट का मास M बाय R² dr। कहां से कहां तक, R1 से R2 तक। कांस्टेंट को बाहर किया, कांस्टेंट क्या है, GMM बाहर किया, तो इंटीग्रेशन क्या आ गया, 1 बाय R² dr, 1 बाय x² dx। इंटीग्रेशन क्या होता है, -1 बाय x। ये अच्छे से ध्यान रखना, ये इंटीग्रेशन डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, कई बार आएगा आगे और पीछे भी आया हुआ है, तो इसको डायरेक्ट भी याद कर लोगे तो नुकसान नहीं है, या करके देख लोगे। R की पावर क्या होगा, -2, तो n+1 बाय n+1, यानी R की पावर -2 + 1 बाय -2 + 1, तो क्या हो जाएगा, R की पावर -1 बाय -1, यानी -1 बाय R। तो 1 बाय R² का डायरेक्ट इंटीग्रेशन याद रखो, -1 बाय R कैसे, तो पता ही है। तो वर्क डन क्या हो गया यार, W = GMM बाय, इसका इंटीग्रेशन होता है -1 बाय R, माइनस को कर लिया बाहर, लिमिट कहां से कहां तक, R1 से R2 तक। तो R1 से R2 तक। अब देखो ये सब बेसिक क्लियर है वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में, तो ठीक लग रहा है, इसीलिए उन चैप्टर में थोड़ा टाइम भी लगता है, बेसिक क्लैरिटी जरूरी है, उसके बाद चीजें आसान होती है, कनेक्ट केवल होता है। 1 बाय R2 माइनस 1 बाय क्या है, R1, अपर लिमिट लोअर लिमिट। एक काम करते हैं, वर्क डन या तो ऐसे भी छोड़ दो, या मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई कर दो, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, GMM, सॉरी कैपिटल M स्मॉल m, GMM बाय 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 होगा। तो किसी ऑब्जेक्ट को समझो अगर R1 से R2 तक ले गए हैं तो वर्क डन कितना करना पड़ रहा है, इतना GMM 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। अब एक बात ध्यान से समझो, इसी पे मैं अलग अलग केस डील करूंगा, जरा देखो। अगर अब ऑब्जेक्ट को हम कहीं से कहीं ले जा सकते हैं, हम ले जा रहे हैं कम दूरी से ज्यादा दूरी तक, समझो R1 से ले जा रहे हैं R2 तक, उल्टा करें R2 से R1 लाएं, ये भी तो कर सकते हैं
कि एक तो अगर मैं R1 से R2 ला रहा हूं तो मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट ले जा रहा हूं, ग्रेविटी के अगेंस्ट ले जा रहा हूं ना, ग्रेविटी नीचे खींचना चाह रही है, उसके अगेंस्ट हम दूर ले जा रहे हैं। अगर उल्टा करें R2 से R1 लाएं तो ग्रेविटी के क्या होगा, साथ ला रहे हैं, ग्रेविटी के हेल्प से ला रहे हैं। तो ऐसा भी उल्टा भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं कि अगर मान लो R1 से R2 ला रहे हैं, या फिर समझो R1 से R2 यानी पहला जो डिस्टेंस है मेरा वो कहां है, मान लो इंफिनिटी से कहीं तक ला रहे हैं, मान लो इंफिनिटी से कहीं तक ला रहे हैं, मान लो कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी, इंफिनिटी क्या है, कहीं भी एनीथिंग बियॉन्ड प्रेडिक्शन इज इंफिनिटी, एनीथिंग बियॉन्ड प्रेडिक्शन इज इंफिनिटी। तो हम इंफिनिटी से ला रहे हैं कहां तक, अर्थ के सरफेस तक ला रहे हैं, मान लो इंफिनिटी से अर्थ के सरफेस पे ला रहे हैं। अर्थ के सरफेस का मतलब क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट, अब देखो इसी में हम केस देख रहे हैं, इफ ऑब्जेक्ट को हम कहां से कहां ला रहे हैं, ऑब्जेक्ट, ब्रिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब क्या है, बियॉन्ड प्रेडिक्शन दैट इज स्पेस, फ्रॉम इंफिनिटी टू अर्थ सरफेस, टू अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस का मतलब सेंटर से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेडियस, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम ऐसा करेंगे तो इसमें हम R1 इनिशियल मेरा क्या हो जाएगा, इंफिनिटी, R1 इंफिनिटी, और जो R2 है वो क्या हो जाएगा, R, यहां से यहां हो गया, या लिखोगे GMM बाय, इसके जगह पे क्या लिखेंगे 1 बाय इंफिनिटी, और R2 की जगह पे क्या लिख लेंगे R। तो जरा बताओ क्या आएगा, 1 बाय इंफिनिटी क्या होगा, 0, और ये हो जाएगा माइनस जी एम बार, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। तो ये वर्कडन जो हो रहा है क्या आया, माइनस जी एम बार, कब, अगर इंफिनिटी से ला रहे हैं R तक। दो चीजें हो सकती है, बात समझो तरीका, एक तो हमने डायरेक्ट यहां पुट कर लिया, चूंकि ला ही चुके हैं, रिजल्ट पुट किया, ये आ गया, या आपको पूरा ही डिराइव करने की इच्छा थी तो यहां लिमिट कहां था, इंफिनिटी से कहां तक लाएंगे, कैपिटल R, तो यहां रखेंगे इंफिनिटी टू कैपिटल R। बात समझ में आ रही है, इंफिनिटी टू कैपिटल R, इंफिनिटी टू कैपिटल R, बात एक ही होगा, यहां पे रखोगे इंफिनिटी टू कैपिटल R, कैपिटल R रहेगा, इंफिनिटी 0 हो जाएगा, बात यही आएगा, माइनस जी में बार। बात समझ में आ रही है। अच्छा, एक बात और इंटरेस्टिंग निकल के आ रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट को कहां से कहां ला रहे हैं, इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं कहां तक, अर्थ के सरफेस तक, वर्क डन क्या आ रहा है, निगेटिव, निगेटिव वर्क डन आ रहा है। ये ग्रेविटी के सपोर्ट में आ रहा है कि अपोज में आ रहा है, अपोज में आ रहा है, बहुत सुंदर। अगर ऊपर से ऑब्जेक्ट नीचे ला रहे हैं अर्थ के तरफ में तो ग्रेविटी खींच रहा है, ग्रेविटी के सपोर्ट में काम हो रहा है। ऑब्जेक्ट को हम इधर से इधर ला रहे हैं तो ग्रेविटी भी तो इधर ही खींच रही है, तो ग्रेविटी के सपोर्ट में काम हो रहा है। फोर्स कैसा है, नेट फोर्स अट्रैक्टिव है, नेट फोर्स अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव है ना, ग्रेविटी खींच रही है। अगर नेट फोर्स अट्रैक्टिव है तो वर्क डन कैसा दिखता है, नेगेटिव, ध्यान रखना। अभी देखेंगे आगे बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट। आगे का लेक्चर जो होगा वो नेक्स्ट डे इस लेक्चर के पार्ट को आगे के लेक्चर से क्लब कर देंगे, तो पूरी कहानी एक साथ आ जाएगी। स्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी का बताऊंगा, कैसे कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट घूमता है, फिर ये सब करने के बाद फिर हम केप्लर लॉ वगैरह आएंगे, नेचुरल सैटेलाइट। तो थ्योरी में अब बहुत कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है, इतना आ जाने देते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशन में देख रहे थे, पिछले क्लास में हमने जो पढ़ाया था, तो चूंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को एक साथ रखा और बाकी जो कॉन्सेप्ट बताया था, वर्क डन किसी मास को भेजने में एक जगह से दूसरे जगह टिल इन्फिनिटी तक या इन्फिनिटी से लाने में, वो सब देखा था। तो वो पूरी कहानी पोटेंशियल एनर्जी के साथ इस लेक्चर के साथ मैं क्लब कर दूंगा। तो थोड़ा सा 10-15 मिनट लास्ट लेक्चर का, और फिर आज जो पढ़ाऊंगा उसको साथ में क्या करेंगे, क्लब कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं। लास्ट क्लास में याद करो, हमने वर्क डन का फॉर्मूला निकाला था। एक किसको भेज रहे थे, एक किसी मास को, एम मास को कहां से भेज रहे थे, अर्थ के सरफेस से। कहां से कहां भेज रहे थे, भेज रहे थे कि ला रहे थे, दोनों केस होगा। हमने जो लास्ट छोड़ा था एक इंफिनिटी से आर तक लाने का देखा था, इंफिनिटी से आर तक लाए थे, तो वर्क डन कितना था, माइनस जी एम बाय आर, ये आया था। ठीक है, एम अर्थ का मास था, स्मॉल एम ऑब्जेक्ट का मास था, आर अर्थ की
रेडियस थी। यहां बताया था एक चीज कि वर्क डन क्या दिख रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव वर्क डन और कब दिख रहा है, इंफिनिटी से आर, यानी इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट को कहां ला रहे हैं, अर्थ के सरफेस पे ला रहे हैं। इसके पीछे लगने वाला फोर्स कौन सा था, अट्रैक्टिव फोर्स है, क्योंकि ग्रेविटी के सपोर्ट में ही ला रहे हैं ना, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है। तो अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से वर्क डन क्या दिख रहा है, नेगेटिव। तो अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव दिखता है। कैसे देखा था। अब हम अगर बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और यही वर्क कैसे स्टोर होगा, किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। एंड दिस वर्क डन लिखना, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड, दिस वर्क डन जो लिखे थे लास्ट क्लास में, इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी U, और U इक्वल टू क्या लिखते हैं, माइनस G/m/r। U इक्वल टू माइनस G/m/r। अच्छा, एक चीज आपके मन में ख्याल आ सकता है, ठीक है हम ये लिखें, ठीक है ध्यान भी रख लेंगे। एक चीज ख्याल आ सकता है कि ठीक है वर्क डन तो पोटेंशियल एनर्जी में लिख सकते हैं, पहले ही बताया था हमने, वर्क एनर्जी चैप्टर में बताया था। लेकिन आप लोग को ध्यान होगा तो आप लोग ये कह सकते हो कि सर वहां तो बताए थे कि ऐसा बताए थे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क, डेल यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू बताया था, वहां बताया था ना। कैसे बताया था, तो दो थ्योरम से, कौन कौन से थ्योरम से, एक वर्क एनर्जी थ्योरम था हमारे पास, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और एक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम था, कौन सा, कि डेल यू प्लस डेल के इक्वल टू 0, या डेल यू इक्वल टू माइनस डेल के। ये था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन काइनेटिक, या जो भी लिखना है। तो इससे हमने दोनों को कंबाइन करके, डेल के कॉमन है तो W इक्वल टू क्या लिखा था, ये हमने वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में डिटेल में देखा हुआ है। तो अब बोलोगे कि सर ये तो डेल यू बोल रहे हैं माइनस डब्ल्यू, यहां पे सीधा यू लिख दिए। दरअसल पोटेंशियल एनर्जी जब भी होता है, ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी जब भी बोलते हैं हम हमेशा दो पॉइंट के बीच में ही होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही करते हैं वर्क डन, किस चीज के लिए, किसी मास को लाने के लिए, कहां, एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए। किसी मास को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है वही किसमें स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है। यानी ये जो पोटेंशियल एनर्जी है किससे है, मूवमेंट से रिलेटेड है, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट से। यहां हम बात करें मास के लिए, तो मास के यही सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। 12th में बात करेंगे तो बोलेंगे चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, यहां मास को ले जा रहे हैं, फंडा वही रहेगा। बात समझ में आ रही है। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जब भी होगा तो वो दो पॉइंट के बीच में होगा। तो यहां पे तो हमने सिंगल पॉइंट पे लिख दिया है। दरअसल अगर पूरा डिटेल में जाओगे ना तो क्या है, दरअसल डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, यानी हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू माइनस डब्ल्यू ये था, और यू फाइनल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कहां पे, इंफिनिटी पे से लेकर इनिशियल कहां तक लाए, आर तक, इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस डब्ल्यू, माइनस डब्ल्यू। अच्छा, यहां पे u इंफिनिटी, देखो इंफिनिटी को रेफरेंस पॉइंट जहां से शुरू कर रहे हैं वहां पे कुछ होगा ना। आप चेंज कब निकालते हो, चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज का मतलब दो जगह के बीच का डिफरेंस, चेंज का मतलब दो जगह के बीच का डिफरेंस, दो जगह के बीच का डिफरेंस। जरा बात को समझना मैं क्या बोल रहा हूं। कोई चीज मान लो पोटेंशियल एनर्जी यहां पे है से, मान लो पोटेंशियल एनर्जी में फाइनल माइनस इनिशियल में 10 जूल का डिफरेंस आया, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल में 10 जूल का, क्या बोलो माइक है, पोटेंशियल फाइनल माइनस इनिशियल में 10 जूल का डिफरेंस आया, लगा हुआ है अंदर, 10 जूल का डिफरेंस आया। तो 10 जूल का डिफरेंस आया तो मान लो से पोटेंशियल एनर्जी यहां पे है 15 जूल, समझना जरा बात को, और यहां पे है 25 जूल, 25, कितने का डिफरेंस है, 10 का। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं ले लूं ये 20 जूल, समझना, और ये बोल दूं 30 जूल, अभी कितने का डिफरेंस है, ये सब 10 का ही डिफरेंस है। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि ये है मान लो कि 0 जूल, समझना, और यहां कहीं है 10 जूल, ये कितने का डिफरेंस है। तो हर एक डिफरेंस कितने का है, 10 का, लेकिन इनिशियल फाइनल अलग अलग है। तो मैं यहां पे डिफरेंस बोल रहा हूं इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। तो जो मेरा
इनिशियल जो है, इनिशियल को अगर 15 मानेंगे, अगर 10 का दिखाना है तो फाइनल 25 मानना होगा। अगर इनिशियल 20 मानेंगे तो अगर 10 का डिफरेंस दिखा रहे हैं तो फाइनल 30 होगा। अगर 10 का डिफरेंस माना, इनिशियल 0 है तो ये क्या होगा, 10 होगा। तो जो इन्फिनिटी को है उसको रेफरेंस पॉइंट मान लिया जाता है, कहीं से मेजर करें तो इन्फिनिटी को जब रेफरेंस मानेंगे तो यहां पोटेंशियल कितना हो गया, 0। ये 0 माइनस यू आर जो आर मतलब कहां था, आर था सेंटर से यहां, आर मतलब आर कहां है, सरफेस। आर कहां था, सरफेस पे पॉइंट था, सरफेस पे ला रहे थे, अर्थ के सरफेस पे। तो सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी यू आर को हमने मान लिया यू, इसको मान लिया से यू, लेट यू आर को कुछ मान लिया हमने, मान लो यू। तो ये इक्वल टू क्या आ गया, माइनस डब्ल्यू, तो डब्ल्यू इक्वल टू यू हो गया। तो ऐसे हम लिख दिए डब्ल्यू इक्वल टू। दरअसल ये 2 पॉइंट है, एक पॉइंट इंफिनिटी है। जब मैं किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूं ना, इसका मतलब ये नहीं कि डिफरेंस नहीं है, दूसरा पॉइंट है, इसका मतलब हो रहा है कि एक पॉइंट को हमने इंफिनिटी पे भेज रखा है। इंफिनिटी से आर का डिफरेंस जो है यही है। हम जब यू लिख रहे हैं किसी पॉइंट पे आर पे, इसका मतलब दूसरा पॉइंट हमारा कहीं था, वो कहां था, इंफिनिटी पे था, तब हम ये लिख पाए। आगे से हम डायरेक्ट ये लिखेंगे, लेकिन कैसे हुआ बात समझ में है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये होगा माइनस जी एम एम बाय आर। ऐसा ही कॉन्सेप्ट 12th में यूज करेंगे जब हम चार्ज के लिए बात करेंगे, तो वो वहां देखेंगे। यहां पे कांस्टेंट जी है ना, वहां कांस्टेंट आएगा कूलम्ब्स लॉ वाला के। वहां यहां मास है m1 m2, वहां चार्ज होगा q1 q2, वहां फॉर्मूला बनेगा k q1 q2 बाय। फिर वहां देखा जाएगा प्लस माइनस, वहां चार्ज दोनों तरह का होता है, मास तो पॉजिटिव भी होता है, तो लिख लो खैर। अब देखो एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, एस्केप का मतलब क्या होता है, एस्केप कर जाए, निकल जाए बाहर। कहां से बाहर निकल जाए, अर्थ के ग्रेविटेशनल रेंज से बाहर निकल जाए। किसी ऑब्जेक्ट को कम से कम इतनी वेलोसिटी दिया जाए ताकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल रेंज से बाहर निकल जाए, यानी जहां तक अर्थ ऑब्जेक्ट को ना खींच सके, उसको बोलते हैं क्या, एस्केप वेलोसिटी, जिस रेंज के बियॉन्ड। ठीक है, तो लिखना है तो लिख लो, इट इज द मिनिमम वेलोसिटी, it is the minimum velocity required by it is the minimum velocity required by an object to escape, ये to escape ऐसा वाली का सुनते कौन खतरनाक सा पहला बार बात सुन ली, to escape from the gravitational range of earth, escape from the gravitational range of earth। बालिका ऐसा चौकी हमको डरा दी क्या, ऐसा क्या बोल दी सर, क्षमा कर दीजिए। ठीक है, क्लियर है। अब देखो एक बात समझो कि हमने लास्ट क्लास में बताया था, या लिख के भी करके बताया था, हमको अर्थ के कहां से निकालना है बाहर, ग्रेविटेशनल रेंज से बाहर निकालना है। ग्रेविटेशनल रेंज से बाहर निकालने का मतलब क्या होता है, अच्छा ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे कहां से, तो अर्थ के सरफेस से फेंकेंगे। ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से फेंकेंगे तो ऑब्जेक्ट शुरू में कहां है, अर्थ के सरफेस पे, उससे उसको निकाल के कहां ले जाना है, ग्रेविटेशनल रेंज से बाहर। मान लो ऑब्जेक्ट है ये एम मास का, शुरू में अर्थ के सरफेस पे कहीं है, ग्रेविटेशनल रेंज से बाहर ले जाने का मतलब क्या हुआ कि बहुत दूर। बहुत दूर का सेंस क्या होता है, बहुत दूर का मतलब होता है इंफिनिटी। यानी शुरू में ऑब्जेक्ट कहां था, r इक्वल टू आर पे था, से लेकर r कहां तक ले जाना है, इंफिनिटी तक ले जाना है, ग्रेविटेशनल रेंज से बाहर। क्योंकि ग्रेविटेशनल रेंज से बाहर मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जहां जीरो हो जाए, और ग्रेविटेशनल फोर्स जहां जीरो हो जाए वहीं नहीं खींच सकेगा। और जीरो कहां होगा, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जब आर क्या है, इंफिनिटी है। तो आर इंफिनिटी है तो एफ क्या है, जीरो है। खैर ठीक है, यानी याद करो वर्क डन, हमने बताया था लास्ट क्लास में, वर्क डन टू ब्रिंग, या ब्रिंग लाना तो नहीं ना, फेंकना है, या वर्क डन किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए कहां से कहां, वर्क डन टू डिस्प्लेस ए बॉडी या एन ऑब्जेक्ट, टू displace an object from
कहां से? अर्थ के सरफेस से। कहां तक? तो इंफिनिटी तक। तो फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ मतलब R इक्वल टू R टू आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल रेंज, मतलब R इक्वल टू कहां तक? इंफिनिटी तक। इसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? तो लाने के लिए वर्क करना पड़ा R से इंफिनिटी माइनस जी एम एम बाय आर, भेजने के लिए कितना करना पड़ेगा? प्लस जी एम एम बाय आर। देखना भी है तो लास्ट क्लास में हमने डिटेल किया हुआ था। लास्ट क्लास में जो वर्क डन लाए थे, क्या लाए थे फॉर्मूला? जी एम एम बाय क्या लिखे थे? जी एम एम बाय एम अर्थ का मास और स्मॉल एम ऑब्जेक्ट का मास, 1 बाय क्या लिखे थे? R1 के R2 ये लिखे थे 1 बाय R1 से R2 तक। यहां पे अगर लिखते हो तो R1 की जगह पे क्या लिखोगे? R लिखोगे। शुरू में R पे है ना, R से इंफिनिटी तक भेजना है तो R1 की जगह पे क्या लिखोगे? R। और R2 की जगह पे क्या लिखोगे? इंफिनिटी। तो 1 बाय इंफिनिटी ये टर्म क्या हो जाएगा? 0। तो क्या बचेगा? जी एम एम बाय आर बचेगा। तो हमको वर्क डन कितना करना पड़ेगा? अगर इंफिनिटी से R तक भेजेंगे तो वर्क डन करना पड़ेगा हमको जी एम एम बाय आर। क्लियर? इतना वर्क डन करना पड़ेगा। और ये वर्क कैसे करेंगे? फेंकेंगे कैसे? फेंकने का मतलब स्पीड देंगे। स्पीड देने से कौन सी एनर्जी आएगी? काइनेटिक एनर्जी। यानी जो काइनेटिक एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे वो इतने के इक्वल होना चाहिए, यानी इतना वर्क करना चाहिए। यानी काइनेटिक एनर्जी को इतना वर्क कम से कम करना पड़ेगा ताकि अर्थ के ग्रेविटेशनल रेंज से बाहर निकल जाए। बात समझ में आ रही है? तो ये लिखे, इसके नीचे लिखना। इतना लिखे क्या? तो लिखो। अच्छा ये नहीं लिखे हो? अच्छा कोई बात नहीं। अब देखते हैं, तब रुक जाओ एक बार। मिला इफ वीई, अगर वीई है एस्केप वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो वीई अगर है एस्केप वेलोसिटी तो देन क्या बोलेंगे? देन काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड किस चीज के लिए? इस पर्पस के लिए। काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड इस पर्पस के लिए क्या होगा? या काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड के ई। काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हैं? एम मास का ऑब्जेक्ट, चाहे दिए स्पीड वी दिए, तो हाफ स्केप स्पीड को, इस स्पीड को क्या बोले? स्केप। और स्केप को हम लिखते हैं वी से, स्केप वेलोसिटी को हम लिखते हैं वी से। तो वीई हाफ एम बी स्क्वायर शुड इक्वल टू क्या होगा? इतना। हाफ एम बी स्क्वायर शुड इक्वल टू होगा जी एम एम बाय आर। पहले बताओ कोई दिक्कत इसमें? अच्छा इसमें एक बात देखोगे, एम से एम क्या हो गया? कैंसिल। तो एम से एम कैंसिल हो गया, यानी मतलब क्या? एम की डिपेंडेंसी खत्म हो गई। यानी स्केप वेलोसिटी नहीं डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट के मास पे। ऑब्जेक्ट का मास कैंसिल हो गया है। इसको इधर भेजोगे तो क्या होगा? 2gm बाय आर, और ये क्या लग जाएगा? रूट। v का स्क्वायर इक्वल टू इतना हो जाएगा। तो स्केप वेलोसिटी क्या आया? अंडर रूट 2gm बाय आर। तो स्केप वेलोसिटी का दो फॉर्मूला बनेगा। देखो, अगर कैपिटल जी के टर्म में लिखोगे तो ये लिखेंगे, अगर इसको स्मॉल जी के टर्म में लिखना है। अब देखो स्मॉल जी के टर्म में अगर लिखना चाहते हो तो याद करो, स्मॉल जी क्या हम ये लिखे थे? स्मॉल जी हम एक ही जगह लिख सकते हैं, कहां? नियर अर्थ सरफेस। बाकी जगह तो जी देखें चेंज होता है। और अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू क्या ये लिखते थे? जी एम बाय आर स्क्वायर। क्योंकि जी एम बाय आर प्लस एच लिखते थे, एच 0 होता था। तो अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू ये बोलते थे जी एम बाय आर स्क्वायर। कोई दुख तकलीफ नहीं। यहां से वीई अंडर रूट 2gm बाय आर है। एक काम करें, जीएम की जगह लिख सकते हैं जी आर स्क्वायर। जीएम की जगह लिख सकते हैं जी आर स्क्वायर। क्या जीएम की जगह जी आर स्क्वायर लिख सकते हैं? तो इसको लिख देंगे, लिख दिया जीएम की जगह जी आर स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया? आर। एक आर से आर चला जाएगा, एक आर से आर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये अंडर रूट 2gr। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2gr। तो स्केप वेलोसिटी कितना वैल्यू होगा? अंडर रूट 2gr। तो दो स्केप वेलोसिटी का दो फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, एक कैपिटल जी के टर्म में अंडर रूट 2gm बाय आर, और स्मॉल जी के टर्म में अंडर रूट
2 स्मॉल जी आर। क्लियर है? अब एक बात समझो, चाहे मैं वो फॉर्मूला देखूं चाहे ये फॉर्मूला देखूं, इसमें 2 कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट वैल्यू पता है 6.67 10⁻11, एम अर्थ का मास पता है, रेडियस अर्थ की पता है अप्रॉक्स 6400 किलोमीटर एग्जैक्ट जो होता है, और मास अर्थ का 6 × 10⁻24 kg अप्रॉक्स। यहां भी देखोगे जी पता है, अर्थ के सरफेस में 9.81, आर भी पता है। तो इन सबको जब सॉल्व करेंगे तो कोई वैल्यू मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी, क्योंकि सारे टर्म कांस्टेंट है। तो इसको जब सॉल्व करके जो वैल्यू मिलती है वो कितना होता है? तो वो होता है, ध्यान रखना है वैल्यू, चूंकि ये कांस्टेंट है तो वी इक्वल टू स्केप वेलोसिटी की वैल्यू एक फिक्स वैल्यू मिलेगी, एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, और वो कांस्टेंट वैल्यू कितनी होगी? तो वो वैल्यू होगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कम है कि ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर। एक सेकेंड में, एक मिनट में कितना सेकेंड होता है? 60। तो 60 गुना 11.2 करोगे लगभग कितना आ जाएगा? 112 छके 100 छके 612 छक 72 672 किलोमीटर एक मिनट में। मतलब यहां से लगभग दिल्ली पकड़े चलो कितना होगा? 1200-1300 करीब है। तो 600 गुना 1200, 2 मिनट में दिल्ली। बहुत ज्यादा स्पीड होती है, तो इसलिए सैटेलाइट को दिया जाता है, इतना ज्यादा फ्यूल कंज्यूम होता है इतनी वेलोसिटी पाने के लिए, तब वो ऊपर जाता है। तो कम से कम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी अगर सैटेलाइट को मिलेगी तभी वो अर्थ के ग्रेविटेशनल रेंज से बाहर निकलेगा। तो इसके वेलोसिटी की ये वैल्यू होती है। तो क्लियर है? कोई दिक्कत? इतना नोट करो, फिर लिखाएंगे कुछ चीजें। तो स्केप वेलोसिटी कितना हो गया? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये है स्केप वेलोसिटी। अच्छा, कुछ बातें और नोट देख के लिखना, नोट में लिखना। एक बात देखो, स्केप वेलोसिटी जब निकाल रहे थे इस टर्म में, स्मॉल एम क्या हो गया था? कैंसिल। यानी ऑब्जेक्ट का मास क्या हो गया है? कैंसिल। यानी स्केप वेलोसिटी नहीं डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के मास पर। ऑब्जेक्ट का मास कैसा भी रहे, स्केप वेलोसिटी इतना चाहिए। तो और दूसरा एक और टर्म है, इसको सॉल्व करते समय कहीं एंगल दिख रहा है? कोई थीटा उटा कुछ नहीं दिख रहा है। एंगल का मतलब क्या है? एंगल का लेना देना किससे, किस कोण पे भेज रहे हैं? डायरेक्शन पे भेज रहे हैं। तो यानी ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करता, क्योंकि अर्थ चारों तरफ से क्या है? सिमेट्रिकल है ना। स्पेस का मतलब थोड़ी होता कि हमारे यहां से स्पेस, इधर से भी स्पेस है, इधर से भी स्पेस है, चारों तरफ से स्पेस। तो इसके स्पेस का मतलब हर तरफ सेम बात हो रही है। तो ये डिपेंड नहीं करता। दो चीजों पे नोट देके लिखो। स्केप वेलोसिटी डजंट डिपेंड ऑन द मास, doesn't depend on the mass of object and direction of projection. Mass of object and direction of projection. तो दो चीजों पे डिपेंड नहीं करता है, एक ऑब्जेक्ट के मास पे, एक प्रोजेक्शन के डायरेक्शन पे। हम पूछो कोर के थ्रू स्पेस में कैसे जाएगा? वाला कोर में पहले जाने के लिए ही तुमको क्या होगा? पहले तो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। फिजिबल का वजह है कि लावा मिलेगा, ये मिलेगा, गल जाएगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मोलन मेटल मिलेगा, वाटर का लेयर मिलेगा, चट्टाने मिलेगी, अर्थ के अलग अलग लेयर मिलेंगे। तो पहले तो उसी को भेजना पॉसिबल नहीं है। चलो हाइपोथेटिकली मान भी ले, मान लो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। रशिया वगैरह हाईएस्ट डील किया है, पर वो भी इतना ज्यादा जा चुका है। पैसिफिक वगैरह बहुत गहरा है, तो वो भी करीब 16, 17, 18 ऐसे ही किलोमीटर है, बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन चलो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लिया, अगर चले ही जाए, तो चले जाने में सबसे पहला तो सामना तुमको ये करना होगा कि जाते जाते अर्थ के लगभग सेंटर पे जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। जो 1 - जी वैल्यू 0 हो गई, यानी वहां पे क्या होगा? स्पेस टू एंड फ्रो मोशन करेगा। वहां पे तुम्हारा क्या हो जाएगा? वहां पे टू एंड फ्रो मोशन करेगा। एक क्वेश्चन भी बनता है सिंपल सा कि तुम्हारा कि अर्थ है, अर्थ के सेंटर टू सेंटर मतलब ऊपर पोल हो गया नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच होल कर दिया जाए और एक बॉल को ड्रॉप कर दे, तो बॉल क्या होगा? कि बाहर निकल जाएगा साउथ पोल से या क्या होगा? तो बॉल सेंटर के अबाउट अर्थ के ऑसिलेट करेगा। क्यों ऐसा होगा? इसलिए ऐसा होगा क्योंकि डेप्थ में भी जी की वैल्यू घटती है। सबसे ज्यादा जी की वैल्यू कहां है? सरफेस पे। तो सरफेस से जैसे डेप्थ नीचे आ रहे हैं, लगभग 64 किलोमीटर पे देखे जी घटता जा रहा है,
तो वैल्यू घटते जा रही घटते जब सेंटर पे पहुंचा तो इनर्शिया के कारण जो ड्रॉप हुआ था, वेलोसिटी मिली है, एनर्जी मिली है, तो सेंटर को क्रॉस करके अर्थ का इधर पहुंच जाएगा। जैसे इधर पहुंचा दूसरे साइड, समझना, दूसरे साइड जैसे आर को क्रॉस किया, सॉरी सेंटर को जैसे क्रॉस किया, जैसे अब फिर से जा रहा है नीचे की तरफ में, तो नीचे की तरफ जाएगा, फिर अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचेगा। जैसे ऊपर से सेंटर की तरफ खींच रहा है, नीचे आ रहा है, लगभग जी जीरो हो गया, इनर्शिया के कारण कुछ नीचे चला गया, नीचे गया, फिर क्या होगा जी, फिर क्या होगा, उस अर्थ को, हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचता है, फिर अपने सेंटर की तरफ खींचेगा तो सेंटर की तरफ फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर क्रॉस किया, फिर सेंटर की तरफ खींचेगा, तो सेंटर के अबाउट ही टू एंड फ्रो करता रह जाएगा। ठीक है। हाँ, हाइपोथेटिकल सिचुएशन माना कि कुछ बहुत ज्यादा इन्फिनाइट फोर्स दे दिए, ऐसा दे दिए, पार करके चला जाएगा। हाइपोथेटिकल तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। तो इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, नोट कर लिए लोग दूसरे से।